ये स्टोरी सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि कोई भी जॉब जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स में सैकड़ों साइट विजिट करने के बाद फाइनली जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के एग्जीक्यूटिव अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। टस्कलूसा अलाबामा, यहाँ पर सबसे पहली पैसेंजर कार असेंबली फैक्ट्री बनेगी मर्सिडीज की। इससे पहले इनकी जर्मनी से बाहर दुनिया में कहीं भी फैक्ट्री नहीं बनी थी। तो ये एक हिस्टोरिक डे होता है, न सिर्फ मर्सिडीज के लिए बल्कि अलाबामा के लोगों के लिए भी, क्योंकि उस टाइम इस स्टेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। तो अलाबामा के लोग सोचे थे इस फैक्ट्री की वजह से यहाँ पर सैकड़ों जॉब्स आ जाएंगी, लेकिन वहां पर जो होता है इन सब ने यहाँ पर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस चीज को। जैसे ही मर्सिडीज अनाउंस करते हैं हम लोग अपनी फैक्ट्री टस्कलूसा में लगा रहे हैं, 3 और ऑटोमोबाइल जाइंट्स टोयोटा, होंडा और होंडाई, ये तीनों भी अनाउंस कर देते हैं हम भी अपनी फैक्ट्रीज अलाबामा में लगा रहे हैं। तो ये चारों मेजर फैक्ट्रीज अपने साथ अपनी अपनी जॉब्स लेके आ रहे थे। इसके साथ ही ये अलग अलग फैक्ट्रीज दर्जनों छोटी छोटी फैक्ट्रीज को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं, जो कि इनको गाड़ियों के पार्ट सप्लाई करेंगी। तो ये छोटी फैक्ट्रीज भी अपने साथ और जॉब्स ले आती हैं। तो मर्सिडीज की तरफ से ये एक डिसीजन सैकड़ों जॉब नहीं लाता अलाबामा में, बल्कि ये पूरे स्टेट में हजारों जॉब्स ले आता है। 2 साल बाद 1995 में एक छोटी बच्ची जिसका नाम था रेजिना एल्सी, वो पैदा होती है टस्कलूसा में, मर्सिडीज फैक्ट्री से 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पे। बड़े होते हुए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसकी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा होती है। उसकी अपनी फैमिली इन फैक्ट्रीज में काम करती थी और बचपन में हर रोज जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती थी उसको दर्जनों 18 व्हीलर ट्रक अपने घर के बाहर से गुजरते हुए दिखाई देते थे, जो कि गाड़ियों के पार्ट्स इन फैक्ट्रीज की तरफ लेके जा रहे होते थे। रेजिना काफी खामोश और रिजर्व बच्ची होती है। उसको पढ़ना पसंद था, वो स्टूडेंट भी बड़ी अच्छी थी और इसको जानवरों से तो बेहद मोहब्बत थी। उसको गली में कोई भी आवारा जानवर दिखता हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, उसको वो अपने घर ही ले आती थी। लेकिन उसका सबसे फेवरेट जानवर उसका अपना कुत्ता था, जिसका उसने नाम काओ रखा हुआ था। इसका ड्रीम था पीडियाट्रिशियन बनना, मतलब बच्चे और उनकी बीमारियों का स्पेशलिस्ट। तो हाई स्कूल के बाद वो लोकल कम्युनिटी कॉलेज में इनरोल कर लेती है हुकूमत के खर्चे पे। इसका प्लान होता है मैं बाद में ट्रांसफर करवा लूंगी एब्रन यूनिवर्सिटी में, जिधर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगी और होपफुली आगे मेडिकल स्कूल में जाएगी। लेकिन जब वो कम्युनिटी कॉलेज में होती है उसको लोकल लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम था डैन। इसके साथ ये किंडरगार्टन में ही पढ़ी थी और कुछ ही अरसे में ये दोनों शादी के लिए एंगेजमेंट कर लेते हैं। ये दोनों एक साथ अलग रहना चाहते थे, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं थे। रेजिना एक फुल टाइम स्टूडेंट थी, तो उसके पास कोई इनकम ही नहीं होती। जहां तक डैन का सवाल है, उसकी तनख्वाह बड़ी कम होती है, क्योंकि वो वॉलमार्ट में शेल्फ पे सामान रखने वाला बंदा था। अगर इन्होंने अकेले रहना था, उसके लिए इनके पास बेस्ट ऑप्शन यही था कि रेजिना अपने स्कूल से ड्रॉप आउट हो और जॉब करना शुरू कर दे। रेजिना के लिए काफी मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पीडियाट्रिशियन बनूं, लेकिन सेम टाइम पे वो बड़ा एक्साइटेड भी थी अपने फ्यूचर को लेकर डैन के साथ। तो वो सोचती है मैं 20 साल की तो हूँ, तो मैं बाद में कभी भी पढ़ाई कर सकती हूँ और डॉक्टर बाद में बन जाऊंगी। तो जनवरी 2016 में वो अपनी क्लासेस से ड्रॉप आउट होती है और जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। 1 महीने बाद इसको जॉब भी मिल जाती है कार पार्ट सप्लायर फैक्ट्री में असेंबली लाइन वर्कर के तौर पे। ये वही फैक्ट्री होती है जिसमें इसके स्टेप फादर और बहन काम कर रही होती है। इस फैक्ट्री का नाम था एजेन यूएसए और ये हुंडई और किया को पार्ट सप्लाई करती थी। रेजिना की माँ कहती है कोई अच्छी जगह नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि उसने भी खुद इसी तरह की 2 ऑटो पार्ट सप्लायर फैक्ट्री में काम किया था। यहाँ पर पेस और प्रेशर अनबेरेबल होता है। ये जो कार पार्ट सप्लायर फैक्ट्रीज होती हैं, इन पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है डेली अपने कोटे को पूरा करने का। इनको पूरा करने के लिए इवन अगर ये जरा से भी मार्जिन से फेल हो जाएं, तो इनके कस्टमर इन पे बहुत भारी भारी फाइन्स लगा देते थे। जैसे कि इस केस में इनके कस्टमर थे हुंडई और किया। अब सप्लायर्स की तरफ से इतना प्रेशर होता था इन फैक्ट्रीज पे, तो ये फैक्ट्रीज ओवरवर्क करवाती थी अपने एम्प्लॉयज से, जैसे कि रेजिना। और यहाँ पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज की मेंटेलिटी ये हो जाती है कि प्रोडक्शन हर कीमत पे करनी है, क्योंकि इनको पता था यहाँ पर जो मालिक हैं डेली कोटा पूरा होना चाहिए, उनको सिर्फ इस बात से गर्ज होता है। तो इवन यहाँ के एम्प्लॉयज सेफ्टी रेगुलेशन को भी साइड पे रख देते थे कि बस कोटा पूरा हो जाए किसी तरह। फिर जब रेजिना की माँ सारा कुछ बता देती है ये ऑटो पार्ट सप्लायर की फैक्ट्री कितनी गंदी जगह है काम करने के लिए, तो रेजिना आगे से बोलती है भाई मुझे पैसे चाहिए। रेजिना पहले से ही साउथ ईस्टर्न अलाबामा में एक घर में शिफ्ट हो जाती है। ये घर एजेंट फैक्ट्री के बिल्कुल साथ होता है। इधर वो अपने मंगेतर डैन और प्यारे से कुत्ते काओ के साथ रहने लग जाती है। यहाँ पर वो अपनी नई गाड़ी भी खरीद लेती है, उसको काफी प्राउड फील होता है अपने पे। इसके साथ ही वो अपने लिए एक शादी का सूट भी ढूंढ लेती है जो इसको बड़ा परफेक्टली फिट होता है, लेकिन इसकी कीमत $4000 होती है। तो रेजिना इस जॉब को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, उसको पैसों की जरूरत थी। जब ये एजेंट फैक्ट्री को ज्वाइन करती है तो यहाँ पर इसको टेम्परेरी एम्प्लॉय पे रखा जाता है, जिसका मतलब था इसको 1 घंटे में $8.75 मिल रहे थे। अब ज्यादा पैसे कमा
कमाने के लिए उसको इस कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बनना था। अगर ऐसा हो गया तो उसको $1.75 रेज मिल जाएगा हर घंटे का। अब इस फैक्ट्री को दिखाने के लिए कि भाई मैं डिजर्व करती हूँ परमानेंट जॉब, वो वॉलंटियर कर देती है हफ्ते में 7 दिन 12 घंटे की ड्यूटी के लिए। लेकिन जून में जब 6 महीने गुजर जाते हैं उसके इस अनबिलीवेबल वर्किंग स्केड्यूल को, रेजिना की बस हो जाती है। वो अपने माँ बाप के घर जाती है, सोफे पे लेटती है और कहती है बस अब मेरे से और नहीं होता, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ, बेहतर है कोई पार्ट टाइम जॉब हो जाए ताकि मैं दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लूँ और अपने पीडियाट्रिशियन करियर को कंटिन्यू रखूँ। इसकी फैमिली को भी बड़ी राहत मिलती है और एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रही है। कुछ दिन बाद 18 जून को रेजिना अभी भी एम्प्लॉय होती है उसी फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री के अंदर दिन की शिफ्ट कर रही होती है। उस दिन उसकी जॉब होती है एक रोबोट को देखना जो कि मेटल पिलर्स को वेल्ड कर रहा था गाड़ी की फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट वाली साइड पे, जिधर गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स अटैच होते हैं। ये रोबोट इस तरह था जैसे कोई बहुत बड़ा बाजू जमीन के अंदर से निकला हुआ है और इस बाजू के एंड पर जिधर हाथ होते हैं वहां पर 2 वेल्डिंग टिप्स लगी हुई थी जो कि दोनों 4 इंच की थी। ये रोबोट यूं समझो चेन वाली फेंस के अंदर होता है। ये स्पेशली इसलिए किया हुआ था एम्प्लॉयज को दूर रखने के लिए जब ये रोबोट अपना काम कर रहा होता है। अब इस केज के बाहर एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है। रेजिना इस स्क्रीन के थ्रू इस रोबोट को मॉनिटर कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद दोपहर को रेजिना अपना कंप्यूटर मॉनिटर कर रही थी तो उसको स्क्रीन पे दिखाई देता है रोबोट 23 में एक स्टड फॉल्ट आ गया। अब इसका रोबोट 23 नहीं होता, इसका रोबोट होता है इससे थोड़ा सा ऑपोजिट साइड पे। लेकिन जो बंदा इंचार्ज था रोबोट 23 का वो इसी की अपनी टीम का ही बंदा था और इसकी टीम को डेली कोटा मिला होता है पूरा करने के लिए। तो रोबोट 23 ने काम करना छोड़ दिया था। इसका इम्पैक्ट रेजिना पर भी आ रहा था। तो रेजिना अपने कंप्यूटर से हटकर रोबोट 23 के पास जाती है। वो इस बारे में टीम मेंबर से बात करती है। टीम मेंबर कहता है बेस्ट यही है कि हम मेंटेनेंस वालों को बुलाएं और वो आकर इस फॉल्ट को क्लियर करें। रेजिना और इसका टीम मेंबर रोबोट 23 के पिंजरे के बाहर खड़े थे और इनके बिल्कुल ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। ये दोनों यहाँ पर खड़े मेंटेनेंस वर्कर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर गुजर गई थी, मेंटेनेंस वाला आ नहीं रहा था और इनकी टीम काफी ज्यादा परेशान हो रही थी इस बारे में। इनको पता था जितना टाइम ये रोबोट काम नहीं कर रहा उतने इनके चांसेस कम होते जा रहे हैं डेली कोटा को पूरा करने के, जिसकी वजह से मालिक गुस्सा हो जाएगा क्योंकि उस पे तो फाइन लगेंगे। फिर एक पॉइंट के बाद रेजिना कहती है दफा करो, मैं खुद ये फॉल्ट ठीक करती हूँ। तो वो अपने हाथ में एक टूल उठाती है जो कि स्क्रू ड्राइवर लग रहा था। वो रोबोट 23 के केज को खोलती है, सीधा रोबोट के स्टेम पे जाती है। जब वो उधर पहुंचती है तो रोबोट 23 की तरफ उसकी पीठ होती है, मतलब पिछली साइड पे होता है उसके रोबोट। तो अपने टूल के साथ वो रोबोट के स्टेम को कुछ करने लग जाती है। जो भी वो करती है वो काम कर जाता है। उसके पीछे जो रोबोट का बाजू होता है वो एकदम से जिंदा हो जाता है और फौरन ही उस काम पे लग जाता है जो ये डेड होने से पहले कर रहा था। और वो एक्शन था रेजिना वाली डायरेक्शन में तेजी से आना। और जब वो आता है तो वो जो 2-4 इंच की वेल्डिंग टिप्स थी जो इस रोबोटिक आर्म के बिल्कुल एंड पे लगी हुई थी वो सीधा जाकर रेजिना की कमर में खूब जाती हैं। जैसे ही कोवर्कर ये देखता है वो फौरन इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाता है। लेकिन जितनी देर में ये बटन काम करता है उतनी देर में ये रेजिना को उठाकर दीवार के साथ लटका कर जोड़ देता है। मतलब जैसे अब ये रोबोट बंद हो जाता है। इसकी वेल्डिंग टिप्स रेजिना की कमर में घुसी हुई थी और आगे से वो दीवार के साथ लगी हुई थी लटकी हुई हालत में। ये लिटरली दीवार के साथ इस तरह लगी हुई थी जैसे पेपर को हम पिन के साथ टैग करते हैं बोर्ड पे। रेजिना आगे की तरफ ढीली होकर झुक जाती है लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। ये होश में तो थी लेकिन आवाज नहीं निकाल रही थी। किसी को नहीं पता था रेजिना को रोबोट से कैसे छुड़वाएं। तो टीम लीडर फोर्कलिफ्ट में बैठता है और वो पूरी फैक्ट्री को क्रॉस करता हुआ आगे ब्रेक रूम में जाता है। अंदर घुसकर मेंटेनेंस वर्कर को पकड़ता है, उसको अपने साथ फोर्कलिफ्ट में बिठाता है। मेंटेनेंस वर्कर को इसकी गोद में बैठना पड़ता है और फिर यहाँ से पूरी फैक्ट्री क्रॉस करते हुए वो रोबोट 23 के केज के पास जाते हैं। वहां से ये इस मेंटेनेंस वर्कर को पकड़कर इस केज में डालते हैं और इसको कहते हैं रेजिना को किसी भी कीमत पर इससे बाहर निकालो। लेकिन मेंटेनेंस वर्कर को इंग्लिश नहीं बोलने आती थी। वो पहले ही खौफजदा हो गया था रेजिना को इस हालत में देख के। ना उसको ये पता था ये सिचुएशन किस तरह फिक्स करनी है। इस पर हर बंदा चीख रहा था जल्दी करो। इसको समझ नहीं आती तो ये वहां से ही भाग जाता है। जब इमरजेंसी क्रू फाइनली कुछ मिनटों बाद यहाँ पर पहुंचता है, रेजिना अभी भी इस रोबोट की वजह से पिन हुई थी। वो होश में थी, आंखें भी खुली हुई थी लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल रही थी। वो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर इसको ट्रॉमा सेंटर में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो गई थी। इस रोबोट ने जो इसको इम्पेल कर दिया था उसके डैमेजेस बहुत ज्यादा थे। ये हॉस्पिटल में मर जाती है। बाद में पता चलता है रेजिना की जो कंपनी थी एजेन, उन्होंने इसे और ना ही बाकी किसी को वर्कर को सही से ट्रेनिंग दी थी। एजेन की पॉलिसी थी बस जल्दी से जल्दी बंदे पकड़ो और उनको काम पे लगा दो कोटा पूरा करने के लिए। तो इसी वजह से रेजिना और उसके कोवर्कर को लॉकआउट प्रोसीजर के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि अगर आपने इन रोबोट केजेस
उसके अंदर जाना है तो पावर स्विचेस बिल्कुल लॉक आउट होने चाहिए। मतलब ये रोबोट दोबारा नहीं चलेंगे, बेशक आपने इसका फॉल्ट सही भी कर लिया। बस रेजिना और उसके कोवर्कर को यही पता था कि उन्होंने कोटा पूरा करना है दिन का। यही वजह थी कि रेजिना केज के अंदर गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अल्टीमेटली एजेंट कंपनी गिल्टी साबित होती है कि उन्होंने रेजिना को सही से ट्रेन नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर यह कंपनी रेजिना की फैमिली को $1.5 मिलियन देती है। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है, वो तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। ऐसे समझो आज वाली स्टोरी से 100 गुना ज्यादा। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।